गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भारतीय संवैधानिक विकास की चर्चा के दौरान हमने पिछले व्याख्यानों में 1909 के अधिनियम की बात की थी, 1919 के अधिनियम की बात की थी। इसी कड़ी में लोक प्रशासन विषय के एमए उत्तरार्ध के विषय के सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। और इस चर्चा के दौरान आज हम 1935 भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 जिन परिस्थितियों में या जिन कारणों से पारित हुआ और ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया, उन कारणों और तथ्यों का एक बार अवलोकन समीचीन होगा। और ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा था, विस्तृत था और जटिल था। विस्तृत होने के अपने कारण हैं, क्योंकि उसमें संघीय व्यवस्था की बात की गई थी, संघीय न्यायालय की बात की गई थी, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे की बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। इस कारण से वो विस्तृत था और अनेक प्रकार के प्रावधान और अनेक प्रकार की धाराएं उसमें जोड़ी गई। साथ ही जटिल या पेचीदा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार में या केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों से उसको हटाया गया, साथ ही जिस प्रकार से निर्वाचन जो क्षेत्र है वो पहले साधारण निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए तय किए गए, 1919 के अधिनियम के में साधारण मुसलमान और सिखों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया, और 1935 के अधिनियम में यूरोपियन, दलित, इन लोगों के लिए भी विभिन्न प्रकार के जो निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है वो किन परिस्थितियों या किन कारणों से इसको पारित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1919 का अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इस भारत सरकार अधिनियम में जहां पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न संप्रदाय को या विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया था, वहीं जो विधायी कार्यपालिका थी, विधायी और साथ में कार्यपालिका, उसका विस्तार किया गया था। लेकिन ये भारतीय जनमानस और भारतीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य व्यक्तियों के द्वारा इसको अपर्याप्त बताया गया, असंतोष बताया गया, और कहीं कहीं जिस प्रकार का वातावरण बाद में बना उसको निराशापूर्ण बताया। 1919 के अधिनियम के बाद में तय हुआ था कि इसके ठीक 10 साल बाद में ये जितने जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जिसको अपन कहते हैं, या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार अधिनियम 1919 का 10 साल बाद में अवलोकन या मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया, और ये जो साइमन कमीशन या आयोग जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये आयोग का ये था कि 1919 का जो अधिनियम है, जो भारत सरकार अधिनियम है, उस अधिनियम के जो प्रावधान सुधार है वो किस स्थिति में है और हमें आगे किस स्थिति में सुधार या किन दिशाओं में सुधार की आवश्यकता है। साइमन कमीशन का विरोध हुआ और विभिन्न प्रकार से धरने प्रदर्शन हुए। इसके विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये कहा कि
साइमन कमीशन के जो बिंदु है रिपोर्ट के, इस रिपोर्ट के ये बिंदु है कि पहला तो ये है कि भारतीय क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ये तय किया गया कि साइमन कमीशन ने मांगा कि भारतीयों को शासन में शामिल किया जाए या भारतीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, लेकिन इसमें ये उन्होंने किंतु लगा दिया कि केंद्रीय स्तर पे, केंद्र स्तर पर उत्तरदायी शासन की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन की आवश्यकता नहीं, अर्थात कि शासन जो है वो प्रांत स्तर पर उत्तरदायी हो लेकिन केंद्र स्तर पर नहीं हो, बल्कि केंद्र स्तर पर तो एक एकीकरण या ब्रिटिश सरकार का उसमें वो रहना चाहिए। दूसरा यह है कि प्रांतीय शासन को, जो ब्रिटिश प्रांत थे उस प्रांतीय शासन को अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, उसको अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और साथ में इसको स्वायत्त बनाने की आवश्यकता है, अर्थात वो वास्तविक रूप से उत्तरदायी शासन के रूप में उसका विकास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो साइमन कमीशन के द्वारा दी गई। ये एक पहली परिस्थिति थी जिसमें हम उत्तरदायी शासन की ओर सेकंड कदम, पहला कदम 1919 का अधिनियम था और दूसरा कदम उत्तरदायी शासन की ओर 1935 का अधिनियम हो गया। इस दौरान कुछ और घटनाएं हुई कि इस 1919 के अधिनियम के बाद में 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने ये तय किया गया कि अगर आप किसी व्यवस्था का विरोध करना चाहते हो तो पहले उस व्यवस्था का पार्ट बनिए, उसका हिस्सा बनिए। इसके लिए उन्होंने तय किया कि हम 1919 का जो अधिनियम है और जिस प्रकार की प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया जो अनउत्तरदायीपूर्ण था, क्यों? क्योंकि गवर्नर्स को इतने अधिकार दिए गए थे कि वो लोकप्रिय मंत्रियों की परवाह नहीं करते थे और उनके किसी भी सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। इसी प्रकार से प्रांतीय गवर्नरों के पास में अपने इतने अधिकार थे, रक्षित विषयों के अंतर्गत इतने विषय महत्वपूर्ण थे कि लोकप्रिय मंत्रियों को दिए गए विषय कोई भी मायने नहीं रखते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें सरकार को ये बताना है कि आपने ये गलत अधिनियम बनाया है जिसके द्वारा उत्तरदायित्व पैदा नहीं होता है या अनुत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, तो इसका विरोध सिस्टम में घुस करके किया जाना चाहिए। इसलिए पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की और स्वराज दल ने अनेक उसमें राज्यों में चुनाव लड़े, वो प्रांतीय विधान परिषदों में गए और उन्होंने प्रांतीय विधान परिषदों में जाकर के वहाँ व्यवधान उत्पन्न किया और सरकार के इस अनुत्तरदायित्व पूर्ण कृत्य को उजागर किया। इसी प्रकार से 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू, क्योंकि पंडित नेहरू से हम जवाहरलाल नेहरू से भी रूबरू होते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों ने, इनके साथ में 9 और लोग थे, इन्हों की एक समिति बनी और 1927 में एक ओल्ड पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें विभिन्न जो दल थे, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, स्वराज दल और अन्य जितने भी दल थे जो काम करते थे, उन बुद्धिजीवियों की इस पार्टी में यह तय किया गया कि भारत के लिए एक संविधान की कल्पना की जानी चाहिए और उस संविधान की कल्पना करने के लिए पंडित नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट में भारत के संविधान का एक मसौदा रिपोर्ट के रूप में रखा गया और जिसमें यह कल्पना की गई कि केंद्रीय स्तर पे उन्होंने जिस रिपोर्ट की तो उसमें जो तथ्य दिए गए इस नेहरू रिपोर्ट में वो ये दिए गए
कि केंद्रीय स्तर पर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए, या स्वायत्त शासन या डोमिनियन स्टेट की बात की कि डोमिनियन स्टेट कहते हैं कि उसको मिलना चाहिए। और दूसरा जो केंद्रीय स्तर है वहाँ पर द्विसदनीय वो विधायिका होगी, और उस विधायिका में एक सीनेट होगी जिसमें 200 सदस्य होंगे, और प्रतिनिधि सभा होगी जिसमें 5 सदस्य होंगे, जो उत्तरदायी विधानमंडल की भांति व्यवहार करेगी। तो इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट, हम इसको विस्तार में नहीं कर सकते क्योंकि संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से विस्तार में करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं नेहरू रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि उन्होंने कहा कि तो केंद्रीय स्तर पर एक तो केंद्र की स्थापना की कि एक मजबूत केंद्र के रूप में होगा, वहाँ विधायिका होगी, द्विसदनीय होगी, और वो उत्तरदायी विधानसभा उसकी भांति व्यवहार करेगा। अर्थात संघीय सरकार की या संघीय संविधान की उन्होंने बात की नहीं की। उन्होंने कहा कि इकाई केंद्र की बात की कि पूरा भारत एक इकाई केंद्र के रूप में होगा। तो इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संवैधानिक विकास के लिए एक मसौदा दिया गया। 1929 में लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने घोषणा की कि भारत का जो लक्ष्य है, इस स्वतंत्रता संग्राम का कहा जाए या वो तात्कालिक परिस्थितियाँ कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि जितना भी जो लक्ष्य है वो भारत को एक डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने का है। अर्थात भारत एक ब्रिटिश संसद के अधीन स्वायत्त अन्य जो कॉलोनीज या उपनिवेश है उसकी भांति एक डोमिनियन स्टेटस या एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में अपना अंतिम लक्ष्य तय करता है। हालांकि ये हमारे संवैधानिक विकास के लिए प्रतिरोधक था और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रतिकारी था। अब उसके बाद में उस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि साइमन कमीशन ने भी ये कहा कि अगर हमें भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी है तो हमें वहाँ पर जो भारत में जो लोग हैं उनसे बातचीत की जानी चाहिए। और इसी के तहत भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 3 स्टेक होल्डर्स, जिसमें ब्रिटिश संसद या क्राउन का शासन, साथ में भारत में सरकार जो वायसराय के अधीन है या वो गवर्नर जनरल के अधीन थी, और साथ में देशी रियासत। अर्थात ये था कि ब्रिटिश संसद, दूसरा जो स्टेक होल्डर है वो भारतीय सरकार, वायसराय के अधीन भारतीय सरकार कहा जाए, या गवर्नर जनरल के अधीन भारतीय शासन, और तीसरा जो महत्वपूर्ण था वो था देशी राज्य रियासतें। ये 3 जो व्यक्ति थे ये तीनों भारतीय शासन के स्टेक होल्डर हैं। अब भारत में अगर उत्तरदायी शासन की बात की जाए तो इन बातचीत करने के लिए इन तीनों लोगों का एक जगह बैठकर बातचीत करना आवश्यक है। इसके लिए 1930, 1931 और 1932, 1930, 1931 और 1932 ये 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और इन गोलमेज सम्मेलनों में जैसे हम पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पर जो भाग लेने वाले व्यक्ति है उसमें ब्रिटिश संसद, देशी राज्य और साथ में भारत सरकार। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जो संसद के जो लोग थे वो, और 57 जो लोग थे वो भारत सरकार की ओर से आए थे। भारतीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 57 लोगों ने भाग लिया, और साथ में 16 लोग जो थे वो रियासतों के रूप में जो थे लोग उन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार से इन लोगों ने बैठ के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की। और ये जो गोलमेज सम्मेलन थे वो ये तय करने के लिए आयोजित किए गए कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस प्रकार से की जाए, या भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार से किया जाए, या भारतीय शासन का स्वरूप किस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि वह उत्तरदायित्व की ओर बढ़े। तो
इस प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें अनेक जो, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ब्रिटिश जो संसद थी उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने इसका उद्घाटन किया और 57 जो लोग थे वो भारतीय सरकार की ओर से भाग लिए, 16 लोग जो थे वो देसी रियासतों की ओर से भाग लिए। तो कहते हैं कि बीकानेर के राजा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब, अलवर के राजा जय सिंह, अनेकों अनेक व्यक्ति जो देसी रियासत थे उन्होंने भाग लिया, वॉयसराय के कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। और उसमें ये बात पहले गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें बात निकल के आई कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारतीय शासन या भारतीय क्षेत्र के लिए एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए। इसका मतलब है कि देयर शुड बी ए फेडरल सिस्टम, देयर शुड बी ए यूनियन, जिसको हम वर्तमान में कहते हैं कि भारत एक संघ है। तो एक संघीय शासन का स्वरूप तय किया गया कि भारत के लिए एक फेडरल सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। और इस फेडरल सिस्टम में जो बाद में हम बात करेंगे 1935 के दिन में कि यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत होंगे, चीफ कमिश्नर होंगे और देसी रियासतें होंगी, तो वो इसमें भाग लेंगे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में तय किया गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए। और फिर इसके बाद में 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, या सेकंड गोलमेज सम्मेलन कहते हैं इसको, ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ये सेकंड गोलमेज, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, और इसमें महात्मा गांधी जी ने कहते कि उसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। जहाँ पर कोई विशेष सहमति नहीं बन पाई तो उन्होंने कहते कि सम्मेलन की तरफ से ये वो बिना किसी उसके खत्म हो गया। 1932 का जो सम्मेलन था, जो अंतिम गोलमेज सम्मेलन था, और उसमें तय हुआ, उसमें यह तय हुआ कि प्रांतीयों को, जो प्रांतीय शासन है उसको पूर्ण स्वायत्ता दी जानी चाहिए। 1932 का गोलमेज सम्मेलन या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ये पूरी तरह से तय हो गया कि प्रांतीय जो शासन होगा वो पूर्ण स्वायत्त होगा, अर्थात वहाँ पर लोकप्रिय मंत्रियों द्वारा गवर्नर के द्वारा शासन किया जाएगा। वो एक लोकतांत्रिक या पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की भांति काम करेगा। दूसरा, इसमें तय हुआ कि जो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर है देसी रियासतें, इन देसी रियासतों के साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो अनुसूचित जातियों की तरफ से शामिल हुए थे, सिखों की तरफ से उज्जवल सिंह शामिल हुए थे। ऐसे अनेक लोग जो वर्ग प्रतिनिधित्व करते थे उनकी तरफ से शामिल हुए थे। उन्होंने ये बात रखी कि ये जो संघ की बात कर रहे हैं, या जो 1919 का जो अधिनियम में जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए वो केवल 3 लोगों के लिए बनाए गए। उसमें कहते हैं कि साधारण मुसलमानों और सिखों के लिए बनाए गए, बाकी लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाए गए, उनको नहीं दिया गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था हुई कि 1932 के अधिनियम में जहाँ पूर्ण प्रांतीय शासन में पूर्ण स्वायत्ता की बात की गई, वहीं पर अल्पसंख्यक और जो दलित वर्ग थे उनके लिए आरक्षण की बात की गई कि उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया जाना चाहिए। और इसी के तहत 1932 में कम्युनल अवार्ड, जो जिसको कहते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत जिसको कहते हैं, उसकी घोषणा हुई। इस घोषणा के तहत महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन से और महात्मा गांधी को बचाने के लिए और कांग्रेस और अन्य लोगों के समझाइश पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। और उस पूना पैक्ट के दौरान अम्बेडकर जी ने जो सांप्रदायिक पंचायत था उसको निरस्त करने के लिए सरकार को कहा, और साथ में दलित जो थे उनको हिंदू वर्ग में मान करके उनको आरक्षण की बात की गई। तो इस प्रकार से 1932 का जो अधिनियम है, 1932 में जिसका रेगुलेशन निकल के आए कि यहाँ आरक्षण और संरक्षण की बात हुई, प्रांतीय स्वायत्ता की बात हुई, अखिल भारतीय संघ। तो इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन वो थे जो 1935 के अधिनियम से पहले आयोजित किए गए थे, और उसमें यह तय करने के लिए आयोजित किए गए थे कि भारत सरकार के जो उत्तरदायित्व किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, उसका अगला कदम क्या होगा। इसी के लिए 1935 के अधिनियम की पूर्व भूमिका रखी गई।
अगले व्याख्यान में हम 1935 की जो अधिनियम है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।